सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री सीसेट में जो पैसेज और कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे मेरा अनुभव है 4 बार प्री पास करने का, यानी सीसेट पास करने का, और एक बार मैं सीसेट में फेल भी हुआ हूँ। मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, कहाँ कमी रह गई थी वो भी आपको साथ में बताऊँगा। और पैसेज इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पिछला 2023 का पेपर देखोगे जहाँ पे मैथ और रीजनिंग काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, वहीं पैसेज के क्वेश्चन थोड़े उनकी तुलना में थोड़े आसान थे। तो आसान तो हम वैसे नहीं कहेंगे क्योंकि तीनों पार्ट अपने आप में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ध्यान रखना मैथ रीजनिंग को भी साथ लेके चलना, केवल पैसेज के भरोसे मत रहना। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पैसेज हेल्प करते हैं, निश्चित रूप से मुझे भी हेल्प मिली थी इनसे, आपको भी हेल्प मिलेगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से आप इसको देखना। और जैसे पहले आप एक काम करो, पैसेज आपके सामने है, ये 2022 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। पैसेज एक बार पढ़ लो आप, है ना। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, या तो वीडियो को पॉज कर लो या मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को पॉज करना और ये पैसेज देखना। ये आपके पास 2022 का पेपर तो आपकी टेबल पे पढ़ाई होगा, तो ये पैसेज देखना, ठीक है। और इनके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। जैसे क्वेश्चन कौन से जानबूझ के मैंने टफ क्वेश्चन लिए ताकि आपको थोड़ी सी यहाँ से हेल्प होगी टफ क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। जैसे 21 वाला क्वेश्चन देखना आराम से, इसको भी वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, अपना आंसर चूज करना ताकि हम डिस्कशन करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो क्वेश्चन आए ऊपर, यहाँ पे जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये भी आप वीडियो को पॉज कर लो और एक बार देख लो और अटेम्प्ट लो क्वेश्चन को, है ना। पैसेज पढ़ो और अटेम्प्ट लो, ठीक है। ऐसे ही दो जो 23 वाला क्वेश्चन है आराम से इसको देखना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ऐसे अपनी कोशिश की होगी और आप अपना उत्तर रफ कॉपी में कहीं लिख लो, ऐसे कर सकते हो। और चलो मेरे साथ साथ भी पढ़ना, फिर एक बार दोबारा मौका दूंगा आपको। ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि हाँ इस तरीके से, इस एंगल से आपको पैसे सोल्व करने हैं, लेकिन बाद में क्या करना है, आपको किसी और के मतलब ज़्यादा वीडियो या आंसर नहीं देखने। जो 10 साल के सीसेट के पेपर हैं उनके जितने भी पैसेज है लगभग 300 पैसेज होंगे, ठीक है। इन 300 पैसेज को, 300 जो पैसेज के क्वेश्चन है उनको खुद निकालना है आपको, ठीक है। 10 साल के आप देखो कि लगभग 30 के आसपास पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आप 300 क्वेश्चन यहाँ पे लगा लोगे, पैसेज सोल्व कर लोगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ज़्यादा किसी का आंसर मत देखना, ज़्यादा वीडियो मत देखना, स्ट्रेटेजी समझ लो और फिर खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, साथ में बताऊँगा क्या तरीका होना चाहिए पढ़ते इसमें, किन बातों को गौर करना है। और इन पैसेज में ध्यान रखना, ये सामान्य पैसेज नहीं होते हैं। यूपीएससी के जो पैसेज आते हैं वो आपकी तार्किक क्षमता और मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी मीडियम में एक दिक्कत आती है कि लैंग्वेज थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन कोई हमारे पास उपाय नहीं है। एक उपाय है कि इंग्लिश मीडियम का जो पैसेज है उसकी जो वोकेब उनकी हेल्प ले लेना। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खजानों की उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक पहुंच गई है। आप समझ रहे हो, समझना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी कॉमन सेंस आपका हेल्प करेगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके आधार पर। तो ये क्या कह रहा है, आप समझ गए कि खाद्यान्नों की जो गेहूं और चावल है उनकी जो उत्पादकता है, हमारी कोशिश काफ़ी रही है और वो एक सीमा आ गई है, अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अब मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो उपज को ना तो कोई नई किस्में और ना ही कोई जो अनौखिक जो कृषि रसायन होते हैं वो बढ़ा रहे हैं, यूरिया वगैरह, ठीक है। नहीं, अब ऐसा काफ़ी ज़मीनें बची है, यानी जितनी ज़मीन वगैरह है वो सिंचाई वगैरह हमने काफ़ी उसका उपयोग कर लिया है। काफ़ी ज़मीनें बची है जिन पर खेती नहीं हुई हो, न हुई हो, और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा, देखो एक चैलेंज तो ये हो रहा है यहाँ पे, कृषि उत्पादक के सामने चैलेंज क्या हो रहा है, कई सारे चैलेंज इन्होंने गिरा दिए। मिट्टी का भी कह सकते हो, उपजाऊ का, उत्पादकता क्यों नहीं बढ़ पाई है, जो रसायन कृषि रसायन या टेक्नोलॉजी है उनकी कहीं ना कहीं बातें हुई है, ठीक है। और दूसरी एक बात यहाँ पे चर्चा हो रही है कि यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। समस्या आप जानते हो, कृषि पारितंत्र किस पर डिपेंड करता है, वर्षा तापमान इन पर डिपेंड करता है। कहीं भी ऐसा होता है, तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ फसलें फिर क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगी, उस क्षेत्र में नहीं होगी जहाँ पे पहले तापमान कम ज़्यादा था, ठीक है। तो इसके अलावा आगे है जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो हम कई बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में भी कि वैश्विक तापमान के कारण जो भी समस्या आ रही है, टेक्नोलॉजी इसका इलाज हो सकती है, ठीक है भाई। क्या आगे, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से बदल रही है, ठीक है। हम देख रहे हैं, अपने आसपास भी देख रहे हैं कृषि टेक्नोलॉजी कितनी बदल रही है, पहले कैसा था अभी कैसा है।
बहुत सा ये परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कई बार वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर कि जो अमेरिका है वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ड्रोन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर से सिंचाई क्या करते हैं, जो कीट किसका छिड़काव करते हैं वो, ठीक है। बड़े बड़े फार्म में बड़े बड़े ट्रैक्टर मशीनें लगी हुई है, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है विशेषकर क्योंकि उनके पास क्षमता है, उनके पास अच्छा पैसा है, उनकी जीडीपी काफ़ी बड़ी है, तो वो किसानों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। हालांकि हमारा देश भी सपोर्ट करता है, लेकिन हम विकासशील राष्ट्र भी, हमारे सामने और भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी समस्या है, ठीक है। तो अमेरिका के संपर्क किसानों द्वारा लाया जा रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अपनाई जा रही है, ठीक है। आप कह सकते हो जो वेस्ट में जो टेक्नोलॉजी है उसका लाभ, यहाँ पे क्या लिखा है, पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए भी अपनाई जा रही है, यानी ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। आगे है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कोई उपयोग नहीं है अगर वह लागू नहीं की जाए। सही बात है, यदि टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग ही नहीं की जाए तो उसका फायदा क्या होगा। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों को उतना ही लागू है जितना यह आनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। थोड़ा सा हिंदी अनुवाद इसका अजीब सा रहता ही है, उसको लेकर शिकायत नहीं करनी है, यही उपाय है। या तो इसको समझ लो या जो इंग्लिश में आता है थोड़ा सा उसको समझ लो, लेकिन एक समय बाद प्रैक्टिस करोगे समझ में आने लग जाएगा, इस लैंग्वेज के प्रति आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी है जिसको बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेट तो नहीं कहेंगे, शुद्ध हिंदी इसको बोलते हैं, ठीक है। हम जो भाव वाली हिंदी पढ़ते हैं सामान्य बोलचाल की, वो हिंदी नहीं है, थोड़ा इसको जो शब्दावली वो टफ है, हालांकि इसको गूगल वगैरह किस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाता होगा ट्रांसलेट में। तो विकासशील विश्व में ये वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू होता है जितना अनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तकनीक पर लागू होता है। सही बात है। आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को, जो भी टेक्नोलॉजी है, को अफ्रीका एशिया के कम जोत वाले, हमारी समस्या क्या है, जोत का आकार छोटा है, जनसंख्या बढ़ गई, जोत का आकार छोटा हो गया, प्रोडक्शन कम होगा तो समस्या आएगी, खाद्य सुरक्षा संकट आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कि कितना और कब उर्वरक प्रयुक्त करना है। आजकल सुना होगा आपने, है ना, आजकल मिट्टी की भी जांच चलती है, कितना जो यूरिया कीटनाशक ये सब देना है, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ताकि ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हो मिट्टी को, इनको अच्छी फसलें हो सके, खपत हम ज़्यादा नहीं करें चीज़ों का। तो इससे क्या होगा, मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकेगी। इसी तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीज़ें, आगे और चीज़ें जोड़ दी कि थोड़ा सा क्या होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और भंडारण जैसी सुविधाएं जैसी चीज़ें भी बढ़ेगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बाजारों तक ढुलाई की जा सकेगी और उनकी बर्बादी को क्या हो सकता है, कम किया जा सकता है, उनकी बर्बादी को कम किया जा सके, ठीक है। ये समझ लिया आपने। अब देखो कितना समझ में आया आपके। पैसेज के क्वेश्चन में एक बात सही है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और क्वेश्चन जो पूर्व धारणा वाले होंगे ना, उसमें आपको ये देखना है कि लेखक ही लेख क्यों लिख रहा है, लेखक की लेख लिखने के पीछे क्या धारणा रही है उसकी, है ना, क्यों वो हमें ये बात बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट इसका पक्ष होगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग, पैसेज को पढ़ने के बाद में आपके मन में कितनी अंडरस्टैंडिंग आई इस चीज़ को लेकर, इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसमें एक तो क्या करना होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा थोड़ा सा सचेत होना है कि लेखक क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, किसके बारे में कहना चाहता है, ठीक है। और तीसरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार लगाने, पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन बार बार लगाने। हो सकता है शुरू में आपके 10 में से 5 सही 5 गलत हो रहे हो या ज़्यादा गलत हो रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी गलती बहुत ही कम हो जाएगी। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब आप बोलोगे कि सर आप तो फिर पहले आंसर वगैरह देख के आ जाते हो फिर सॉल्व करवाते हो, ऐसी बात नहीं है। गलतियां मेरे से भी हुई है, मैंने भी काफ़ी सोल्व किए हैं, और ये अनुभव फिर मैंने इस किताब में डाला है, ठीक है। यहाँ पे 300 क्वेश्चन के लगभग पैसेज के आपको देखने को मिलेंगे हर साल। जैसे 10 साल के इसमें सोल्व पेपर है, पूरा सोल्व पेपर पे ईयर वाइज है, इसमें मैथ रीजनिंग सब जो पेपर है वो पूरा सोल्व किया गया है। पैसेज इसमें मैंने सोल्व किए, मैथ रीजनिंग एक्सपर्ट ने सोल्व किए दूसरों ने, ठीक है। तो इस किताब को बनाते समय जब इतने मैंने पैसेज पढ़े हैं, सभी के सभी सही नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं किस टाइप के यूपीसी के पैसेज के आते हैं, लेकिन एक लर्निंग वहाँ से मिली कि कैसे इनको हैंडल करना चाहिए। आप जैसे इस किताब में पैसेज पढ़ोगे तो आपको वो मज़ा आएगा कि यार पहले इसको सीधा नहीं देखना है, पहले पैसेज खुद करने हैं, ठीक है। पहले एक बार आप ना, इसके अंदर पैसेज दिए गए, पहले आप आंसर मत देखना, ठीक है, या यूपीसी का जो ऑफिशियल आंसर जो पेपर होता है आपके पास टेबल पर रहता है, तो पहले पैसेज पढ़ना, आंसर खुद करना, गलती करना या सही करना जो भी है, फिर आंसर इसका पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे या आपके सही ज़्यादा क्यों हो रहे थे, वो चीज़ें आप समझने की कोशिश करना। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, इसका ना आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वीडियो के कमेंट में चेक करना,
ये मैंने प्रिंट फॉर्म में भी कई बच्चों की डिमांड थी कि उनको बहुत सस्ती दर पे मिले, तो ई बुक भी बच्चों को दे दी है। ठीक है, यहाँ पैसा कमाना मकसद नहीं है। प्रिंट किताब भी आपको 199 रुपये में ये किताब मिल रही है, 199 रुपये में आपके घर पर जा रही है। ठीक है, और जो ई बुक है वो 99 की है, वो भी आपको मिल जाएगी। देखना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले चलो ये क्वेश्चन देखो, एक बार आपको मौका दे रहा हूँ। पूरा पैसेज आपने देखा, एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करना कि उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। कौन सी पूर्व धारणाएं? पूर्व धारणा का अर्थ समझते हो ना आप? एक पहले से हम कोई राय बना लेते हैं ना किसी चीज़ को लेकर। जैसे आप मेरे से मिलते हो और आपको लेकर मैं पहले कोई आपको देखते कोई राय बना लूँ कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो ना, तो ये लेखक का धारणा होगी। लेखक कैसे समस्याओं को देखता है, कैसे वो उसका ऑब्जर्वेशन है, आप कह सकते हो उसकी अभिव्यक्ति कैसी है। तो पूर्व धारणा ऐसी होती है, थोड़ी सी पूर्व धारणा गलत सही भी हो सकती है। ठीक है, तो उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। पहला वाला क्या है कि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। ठीक है, दूसरा है कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है। दो बातें इसमें हैं। ठीक है, अब ये बताओ, इसको ऑप्शन को चूज करो कि इनमें से कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं, सही है, इस पैसेज के आधार पर वैध है। ठीक है, उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सा या कौन से सही है, ठीक है, वैध है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या दोनों ही नहीं? ठीक है, चलो आपने पैसे देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, अब इसको आंसर लगाओ। ठीक है, मौका दिया है मैंने आपको, वीडियो को पॉज कर लो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसा आंसर होगा। ठीक है, पहले की हम बात करते हैं कि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। थोड़ी बहुत चर्चा हुई है कि जो कृषि प्रौद्योगिकी है उसका मतलब शुरुआत विकसित राष्ट्रों या उनमें ज़्यादा उपयोग हो रही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है, पैसेज में कतई बात नहीं होगी कि ये सीमित कहाँ तक है, केवल विकसित देशों तक सीमित है। पैसेज में से कोई बात नहीं की गई, ना लेखक कैसे बात कर रहा है। लेखक ऐसा बोल रहा है कि हाँ वहाँ पे ज़्यादा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत स्टेटमेंट होगा। आप दोबारा भी पढ़ोगे तो इसको देखोगे तो ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, और ना ही लेखक का ये उद्देश्य भी नहीं है, लेखक की जो पूर्व धारणा ये खेती भी नहीं है। लेखक तो चाहता है ना कि टेक्नोलॉजी सब तक पहुँचे, और उनकी बात चल रही है, लेकिन लेखक ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये केवल सीमित है वहाँ तक। ठीक है, दूसरा वाला, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है, कैसा कह सकते हैं हम? अपनाई भी तो जा सकती है ना। लेखक ने कभी नहीं कहा ना ऐसा कि वहाँ कुछ तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती है। हम जानते हैं कि जो शुरुआती टेक्नोलॉजी होती है, नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कह सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, या जिनकी जीडीपी अच्छी है, तकनीकी जिनकी पहुँच अच्छी है, उनमें ज़्यादा होता है ऐसा। तो कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट आप पैसेज को पढ़ोगे तो भी आपको कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि ऐसी बातें कहीं चर्चा में की गई है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना? इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों वैध नहीं है। दोनों इसके आधार पर देखोगे आप, बिल्कुल वैध नहीं है। ठीक है, और ये पैसेज मैं वीडियो बनाने से पहले भी ये बार बार पढ़ के आया हूँ। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन किए, मेरे तीनों क्वेश्चन सही थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले से आंसर दे के बता रहा हूँ, तीनों सही थे। हालांकि मैं जब ये किताब बना रहा तो कई सारे गलत भी हुए हैं, लेकिन ये जो पैसेज अभी मैं आपको वीडियो बनाने से पहले खुद भी देख रहा था कि अच्छा आपको आपके साथ जो साझा करना है कि आपको बताऊं कैसे सोल्व करना है, तो मैंने भी पहले सोल्व किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और तीनों मेरे सही थे, झूठ नहीं कहता हूँ, गलतियाँ होती है, कई पैसेज गलत भी हुए हैं, लेकिन इस पैसेज को लेकर कह रहा हूँ कि हाँ, जो मेरी सोच थी कि हाँ इसको कैसे किस एंगल से करें, क्या थिंकिंग थी, वो बिल्कुल ठीक थी, है ना। तो ऐसे ही आपको करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ का क्वेश्चन ये सही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई है। कौन सी पूर्व धारणा बनाई गई है और कौन सी इनमें से वैध है? ठीक है, पहला क्या है? गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इस पैसेज में हम देखें सार, बिल्कुल ये पैसेज अभी माइंड में भी गूंज रहा है बार बार कि हाँ, जो पैसेज का सार होता है ना, आप जब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी ना तो आपका आंसर अपने आप बोलेगा। तो पहला वाला जो क्या कह रहा है, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। पूरे पैसेज में लेखक यही कहना चाहता है कि अब देखो जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, गरीब राष्ट्रों के साथ जोत का आकार भी छोटा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि जो टेक्नोलॉजी होगी उसका क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं गरीब राष्ट्रों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, तो ये बात सही है, ये बिल्कुल पढ़ के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही लग रहा है। दूसरा वाला, विकसित देशों के पास बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं, ऐसा मतलब कहीं नहीं लिखा है। जो ये ऐसा लिखा है वो नीचे लिखा हुआ है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो हम लेकिन गारंटी नहीं दे सकते इसकी बात की, इसको हम 100% सही नहीं कह सकते। यही तो लॉजिकल रीजनिंग कहता है, जो चीज़ आप बात कर रहे हो तार्किक रूप से सही होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं हम कि विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है? मानते हैं हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी विकसित देशों के पास ऐसा हो, या जरूरी नहीं है कि विकसित देशों के पास ये टेक्नोलॉजी उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं,
खाद्यान्न की बर्बादी कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं लिखा। पैसेज में जो बात हुई वो अलग तरीके से बात हुई है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको समझ के इसको सही करने लगते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, ये वाला गलत होगा। और ये बिल्कुल लेखक की पूर्व धारणा है, पूरे पैसेज का सार भी गूंज रहा था आपका माइंड में। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि हाँ ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। तो ऐसा करके भी आप इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, ए वाला आंसर है। उसका वाला आंसर क्या था, डी आंसर था। और चिंता मत करना, इनके आंसर जो यूपीसी ऑफिशियल आंसर किए उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं होगी। अपनी किताब में भी ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। पहला वाला क्या है कि भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये तो बहुत ही सीधा स्टेटमेंट है। क्यों है कि पूरे पैसेज में क्या था, चुनौतियां बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन एक संकट, ग्लोबल वार्मिंग जो आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि शुरुआती लाइनों में क्या कहा गया था कि अब चुनौती हो गई है, किसकी, हमारे पास अच्छी ज़मीन भी नहीं है, हमारी जो उत्पादकता वो एक सीमा आ गई है उसकी, है ना। तो एक निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है, कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी लाके। यही पैसेज की पूर्व धारणा थी, लेखक भी ये चाह रहा था। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा वाला क्या है, कॉर्पोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा। आप देखो कहीं वैसे भी पैसेज में कहीं बात नहीं की गई है, और तो हम फालतू में बातें क्यों सोचें। ऐसे पैसेज में क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा मतलब लॉजिक लगाना भी गलत होता है। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब हम प्रथम दृष्टया पैसेज को सही पढ़ के क्वेश्चन को करते हैं, तो पहली बार में क्वेश्चन के सही होने की संभावना ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। जब हम गुणागणित ज़्यादा करने लगते हैं ना, फालतू की बातें ज़्यादा सोचते हैं माइंड में, तो उतने ही आप क्या होगे, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। आपकी माइंड स्थिति जो होगी सही नहीं होगी फिर, है ना। तो थोड़ा पैसेज में प्रैक्टिकल एक सुझाव दे रहा हूँ ये भी, कि पैसेज ढंग से समझना है, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े कई बार, है ना। हालांकि वहाँ पे टाइम नहीं होगा, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज सीसेट के पेपर में ये आ रहा है, टाइमिंग की तो समस्या आ रही है। तो एक मैनेजमेंट अपना जरूर कर लेना। अभी भी मतलब आपके पास 4 महीने पड़े हैं। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने पड़े हैं। तो अभी भी आपको ये देखना है कि टाइम पर्याप्त है, अभी से लग जाओ, सही से करना है सीसेट को, है ना। मैं भी कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने लगा हूँ, कोई रिस्क नहीं लेनी है। तो इसको देखते हैं, आपने देख लिया होगा ये तो, कि आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। जैसे अपनी वाली किताब है, अब जैसे ये लास्ट ईयर भी जो जैसे हमने किताब लिखी थी, है ना, और अब 5 साल के लास्ट ईयर लाए थे, 2022 के उसमें थे। तो जैसे हमने उसमें लिखा भी है, जैसे आप इसको देखोगे, पैसेज को मैं इसमें दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन है उसमें साफ लिखा भी है कि इसको कैसे सोल्व करना चाहिए ना। जैसे जो 21 वाला क्वेश्चन था, जो पहला वाला क्वेश्चन था 21 नंबर का, यहाँ पे दिख जाएगा आपको साफ का। तो इसमें भी हमने कैसे सोल्व करवाया है। तो इसमें स्टेटमेंट पहला गलत है, क्योंकि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत सारे परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया गया है। इसका मतलब विश्व के अन्य जगहों पर भी कृषि प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, मतलब वहाँ तक सीमित नहीं है, हम कह नहीं सकते इस बात को। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत था, क्यों, क्योंकि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास देशों में अपनाई गई, जैसे जीएम फसलों का थोड़ा उसमें जिक्र हुआ है। जो 22 वाला है इसमें पूर्व धारणा वाला, इसमें पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सभी तक खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन से मुकाबले और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु गरीब देशों को अपनी कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि उपयुक्त प्रेसेस में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब, जो आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ही तो बताया गया है इसमें, आपको फोटो तो साफ दिख रही होगी इसकी, है ना। तो इसमें क्यों स्टेटमेंट पहला गलत है, क्यों दूसरा गलत है, क्यों दोनों सही है, क्यों दोनों गलत है। तो ये सही व्याख्या होनी चाहिए, ताकि बच्चा जब पैसेज अटेम्प्ट ले तो उनकी जो, उसको कहाँ से सीखेगा वो, उसके सामने बहुत चुनौतियाँ थी। एज ए स्टूडेंट मेरे सामने भी चुनौतियाँ थी कि जब पैसेज सोल्व करते तो मार्केट में कोई ढंग का पैसेज वाला नहीं था, ऐसे ही उत्तर छाप दिया यूपीसी के आंसर की, देख के लिख दिया हाँ ये सही है, लेकिन तार्किक रूप से उसमें वो चीज़ नहीं थी कि तार्किक रूप से क्यों सही है, तार्किक रूप से क्यों गलत है, तो वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात मैं कहना चाह रहा था आपको पैसेज के माध्यम से। तो एक पैसेज ये है, आगे का देखते हैं, एक पैसेज और ले लेते हैं। ठीक है, आपके सामने ही पढ़ते हैं उसको और करते हैं, एक छोटा पैसेज और ले लेते हैं ताकि ये चीज़ सीख पाओ। जानबूझ के मैंने पूर्व धारणा वाले क्यों लिए, क्योंकि पूर्व धारणा वाले में बच्चे की गलतियां ज़्यादा हो रही थी, कमेंट भी उनका वही आ रहा था कि पूर्व धारणा वाले थोड़ी बताओ। ठीक है, आपकी डिमांड होगी तो मैं और लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप करो, वो आपको एक सही रास्ते पर भी ले जाना है ना। मैं तो हज़ारों वीडियो बना दूंगा यहाँ पे, उसका क्या फ़ायदा होगा जब तक आप नहीं करोगे इस बात को, है ना। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा देखने हैं, मतलब जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसेज वगैरह ये देखने हैं, तो एक हमने प्रीमियम ग्रुप बना रखा है ना, जिसमें 5 साल की जीएस के पेपरों का सोल्व करवा रखा है, और ये पैसेज वहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे वीडियो वहाँ पे जाएंगे प्रीमियम वाले पे। ठीक है, और उसमें बहुत सारा कंटेंट भी है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उसमें लाइव सेशन भी होते हैं। आपको लगता है आपको नीड है थोड़ा सा एक सपोर्ट की, मतलब है ना, उस 1500 रुपये छोटी सी फीस रखी, हमने ज़्यादा नहीं रखा है। और उसमें लगभग अभी 82 वीडियो तो जीएस के जा चुके हैं, और सीसेट के वीडियो जो पैसेज गए हैं बहुत सारे वहाँ जाएंगे। आपको नीड हो तो देख सकते हो। और कभी कभी लाइव मेंटरशिप वीक में एक बार रखते हैं, और बहुत सारा कंटेंट जो है
मतलब 1500 से 2000 रुपये का फ्री वाला कंटेंट भी, प्रीलिम्स का कंटेंट हमने वहाँ डाल दिया है। तो आप देखना, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उसको देखना, आप आपके काम आ सकता है शायद। ठीक है, तो एक पैसेज देख लेते हैं, कोई भी छोटा सा पैसेज लेते हैं जल्दी सी, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पैसेज है, एक बार पढ़ो। ठीक है, आपके सामने इसका आंसर करेंगे और देखेंगे क्या गलत सही होगा जो भी है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो या तो, है ना। ठीक है, पढ़ लो इसको, वीडियो को पॉज करके देखना ताकि टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो वीडियो का। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इसको देखा होगा। पढ़ते हैं इसको आपके सामने। ठीक है, छोटा सा पैसेज है लेकिन छोटा होता है, लेकिन कई बार आपको मिस्टेक करवा देगा, ध्यान रखना इस बात का। मैंने नोटिस किया है, ये किताब बनाने के दौरान सीखा कि छोटे वाले पैसेज जो आसान लगते हैं ना, वो गलती ज़्यादा करवाते हैं। बड़े पैसेज को थोड़ा सा हैंडल करना आसान लगता है। ठीक है, तो स्थिर आर्थिक समृद्धि, उच्चतर साक्षरता और बढ़ते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। ये आर्टिकल आया था, कई बार पहले भी आया था कि ठीक है, लोगों की जैसे आय बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो सबका फायदा मिल रहा है उसमें। तो ये कि आजकल हमारी जो इकोनॉमी काफ़ी मतलब स्थिरियाँ बढ़ रही है, ठीक है, अच्छी हो रही है, और उच्चतर साक्षरता का स्तर बढ़ा है, कौशल विकास का स्तर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा फिर, जो गरीबी से लोग मध्यम वर्ग में जाएंगे, मध्यम वर्ग से ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनके जो खर्च है, उनका जेब खर्च भी बढ़ेगा, तो वो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे मकान वगैरह सब जगह रहेंगे, बच्चों की शिक्षा अच्छी दिलाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। इस संपन्नता के सीधे परिणाम ये हुए कि आहार प्रतिरूप और ऊर्जा उपभोग स्तरों में बदलाव आए हैं। ठीक है, आप जानते हो कि हो सकता है पहले दाल रोटी खाते थे, अभी थोड़ा सा और पनीर वगैरह खाएंगे, और अच्छी अच्छी मतलब जो भी न्यूट्रिशन के फूड वाली चीज़ें हैं उनका उपभोग बढ़ेगा। ठीक, एक बार ऐसी स्टडी आई थी, आपने कभी पढ़ा होगा तो, कि जैसे मनरेगा को लेकर स्टडी आई थी कि लोगों की आजीविका बढ़ रही है, तो गाँव में भी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा खाने में अच्छा खर्च कर रहे हैं। एक स्टडी आई थी, उसके बारे में बता रहा हूँ, वो सही थी गलत थी पता नहीं, लेकिन स्टडी आई थी एक बार। तो लोग दूध के जो उत्पाद है, मछली, मांस जैसे उस जो प्रोटीन आधारित आहार है वो लेने लगे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आय बढ़ेगी। तो ऐसा होता है, आप भी आपने देखा होगा पहले, यदि आप मध्यम वर्ग से नीचे थे पहले, आपकी इनकम परिवार की कैसी रही होगी ना, तो दाल रोटी से गुजारा करना पड़ता था, रोटी प्याज खाते थे यार बचपन में याद होगा आपको ना। जैसे जैसे थोड़ा सा इनकम आजीविका बढ़ी, जीडीपी के साथ हम भी आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं हाँ, फिर सप्ताह में अच्छे अच्छे मतलब जो प्रोटीन के स्रोत है वो खाने लगे। तो जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ये बात सही है कि जो मछली मांस जो होते हैं उनको पैदा करने में, उत्पादन करने में अधिक मतलब एनर्जी जो वाटर है कंजप्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अनाज की तुलना में यदि हमारी कृषि, जैसे आप कह सकते हो वेजिटेरियन है, तो जैसे लोग ज़्यादा क्या करेंगे, ऐसा खाएंगे मछली मांस मतलब। ठीक है, ये अपना फूड का विषय मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इससे ये पैसेज कहना चाह रहा है कि उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी और वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी, जल खपत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनें, औजार और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिकाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक इसमें आपको टिप दूंगा छोटा सा, कि एक चीज़ नोटिस करनी है, छोटे वाले पैसेज में विशेषकर, बड़े वाले में भी काम करती है। आप ये पकड़ लेना कि ये पैसेज किस पर है। अब देखो, इस पैसेज को पढ़ोगे तो ये पैसेज गरीबी पर या आर्थिक वृद्धि पर है, या ये पैसेज जल पर है, या एनर्जी पर है। आपका 99% काम यही हो जाएगा क्वेश्चन का। इस बात को जरूर देखना कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है। ठीक है, लास्ट जाते जाते आप समझ गए होंगे पैसेज क्या कहना चाहता है। आपको हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, इसका मतलब कोर एरिया क्या है। ठीक है, तो पहला वाला है कि लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों की ओर लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, आपका एलिमिनेशन जो तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, वो आपको नज़दीक ले जाएगा आंसर के। जैसे पहला वाला कट गया, क्यों करेंगे भाई, ऐसा थोड़ा पैसे थोड़ी करेगा, ऐसा कर भी नहीं सकते आप, सबकी अपनी फूड चॉइस है, आप थोड़े कह दोगे ऐसे कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक भी नहीं हो। और दूसरा है, आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता के विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पैसेज में ऐसा कहा है, पैसेज में ऐसी बातें हुई है, लेकिन पैसेज दूसरी ओर हिंट कर रहा है, तो ये भी आपका गया। ठीक है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी विकास है लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। क्या मतलब है इसका, देखो एलिमिनेशन करने से वैसे आंसर ये निकल के आया डी अपने आप। दो तरीका है, या तो पैसेज का क्या कर लो, कोर एरिया समझ लो, या क्या कर लो, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ।
आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब पैसेज पे आओ दोबारा, क्यों क्यों सही था। देखो लास्ट तक आते आते पैसेज में क्या हो गया था, इन सब चीज़ों से जो यहाँ पे चीज़ें थी ना, ये तो इसकी ओर ला रहे हैं अपने जो जीडीपी है या लोगों की कौशल विकास, ये तो लोगों को क्या कर रहे हैं, उनका जो आहार पैटर्न है उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं। और ये सारा किस पर जोर डाल रहे हैं, समस्या संकट ला रहे हैं जल पर। ठीक है, और लास्ट तक आते आते ये भी था कि एनर्जी में भी जल चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है ऊर्जा के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल जल इंपॉर्टेंट है, जल का ही इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका कोर एरिया था। तो इन चारों ऑप्शन में से जल प्रबंधन प्रणाली में नाटक, ये ठीक है, डी इसका आंसर। यूपीसी और ऑफिशियल आंसर के हिसाब से ये होना चाहिए। एक बार मैं देख भी लेता हूँ, अपनी किताब में चेक कर लेता हूँ। वैसे ये वही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद में ये चीज़ें थोड़ी सी सीखी है। और कई बार मतलब ये होता है, हालांकि मतलब कुछ पैसेज ऐसे आते हैं जो अभी भी उलझा देते हैं कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक तो आप पैसेज को सही समझ लेते हो, पहली 99% आपका काम वहाँ हो जाएगा। दूसरा फिर जो शेष काम होगा, एलिमिनेशन टेक्निक बनाना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ना। पैसेज में अभी भी काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुक्का लगाना, तुक्का नहीं लगाना, थोड़ी समझ, इसको समझ ही कहते हैं कि कैसे हम अपने आंसर के नज़दीक जाते हैं। इसी को एलिमिनेशन माध्यम कहते हैं कि उसके एलिमिनेशन के माध्यम से हम अपने आंसर के आसपास जा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ इसका डी है। और इसमें हमने व्याख्या में क्या लिखा है कि इस पैसेज का केंद्रीय बिंदु क्या है, जल प्रबंधन ही है। इसलिए जिस ऑप्शन में जल प्रबंधन की बात की गई है वह सही होगा। और यहाँ पर केवल ऑप्शन डी में ही जल प्रबंधन प्रणालियों की बात की गई है। एक तो ये बात हमने इसमें इस समय भी डिस्कशन कर ली थी, जो आपको मैं बता रहा था। और दूसरा इसमें एलिमिनेशन की ओर जाना है। और केंद्रीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना, थोड़ी समझ पैदा करना, कहीं कहीं आपको गलत भी समझ में आ सकता है। हो सकता है पैसेज जो आपने गलत समझ लिया हो सकता है आपने पैसेज में जो वर्ड ज़्यादा चर्चा में उसके आधार पर करना चाह रहे हो। ऐसा मत करना, समझना फिर करना, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे तो ऐसा काम बन जाएगा। और ये किताब आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन है, बिल्कुल आपको देखना है इसको। और इसमें जो पैसेज है, मतलब तरीका आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो ई बुक जो है 99 रुपीज़ की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आज का पैसेज का वीडियो था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और यहाँ तक कोई पहुँचा है तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति लास्ट तक पहुँचेंगे जिनकी समस्या है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी समस्या का इस वीडियो के माध्यम से समाधान निकला या नहीं निकला, आपकी एक ट्रू ओपिनियन मेरे लिए मायने रखती है। क्योंकि आप यहाँ पे कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं और पैसेज की जो वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, यहाँ पे बनाऊँ यूट्यूब पे। बाकी जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उस पर तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता ही रहता हूँ, ठीक है, वो भी देखना। उसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर दिए गए, केवल वही एक कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी फालतू में इधर उधर से ज्वाइन मत करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।